अमेरिकी जर्नल ने जो इंकशाफ किया है कि सबसे ज़्यादा अफसुर्दा यूरेनियम रखने वाली जो ईरानी एटमी थी साइट, उस पर तो बंकर बस्टर बम जो है वो गिराया ही नहीं गया। तो आप क्या समझते हैं, जो ये वहाँ पे थ्योरी है कि ईरान को सिर्फ चंद महीनों का नुकसान पहुँचा है, तो आपके ख्याल में क्या ईरान दोबारा फ़ाल हो सकता है? और ऐसे में आप इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि ईरान ने जो एटमी एजेंसी के सरबराह हैं उनके दौरे पर भी पाबंदी लगा दी है। ये इमरान भाई देखें, इसमें चंद महीनों का लोग कह रहे हैं कि ईरान पीछे चला गया। मुझे लगता है वो चंद महीने भी पीछे नहीं गया। जो बंकर बस्टर्स हैं उसको लेके बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स से वो मशहूर जमाना जो जिस पे अमेरिकन कहते हैं कि हमने अटैक किया, और अगर वो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स है तो फिर तो कंटामिनेशन फैलनी चाहिए थी, पूरे के पूरे शहरों के अंदर उसके असरात होने चाहिए थे, चिनॉर्बेल की तरह का वाकया होना चाहिए था। वो तो छुप नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गए कि अटैक से चंद घंटे कबल इन्होंने अपने ट्रक्स लगा के सारे का सारा उनको प्लांट्स को खाली कर लिया था। ईरान का जो मीडिया था, जो ऑफिशियल मीडिया था, उसने जब जब अटैक हुआ है जो बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स के साथ, उसी वक्त उसने कह दिया था कि हमारे तो ये प्लांट्स जो हैं वो महीनों से खाली हैं। और फिर अमेरिकन जो CNN की आपने वो लीक्स देखी, उसमें आपने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईरान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जो B2 बॉम्बर्स के पायलट्स हैं जो वो चलाते रहे हैं, एक्स फॉर्मर, उन्होंने टेलीविजन पे आके बेतहाशा इंटरव्यूज दिए कि 6 फाइटर पायलट्स ये B2 बॉम्बर्स के साथ 3 फैसिलिटीज को इतने कम पीरियड में खत्म करना नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर और उसके बाद जो ईरान ने फिर कतर के ऊपर एक अटैक किया जिसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो समझ में यही आता है कि ये अमेरिका और ईरान ने एक फेस सेविंग की है इस जंग को रोकने के लिए। उसमें ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है, जो इनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, और अमेरिकन बेसिस को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। यानी आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि एक फिक्स मैच था जो दोनों ने मिलकर खेला सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए। जी, उसमें मैंने वैसे आपसे पहले जो बिल्डअप सारा किया, जो मिडिल ईस्ट की इक्वेशन की, वो यही थी कि इस सिचुएशन में अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाह रहा, ईरान भी जंग नहीं लड़ना चाह रहा, इसराइल जंग करना चाह रहा है। तो आप इसको फिक्स्ड मैच एज सच नहीं कह सकते। आप ये कह सकते कि इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर और अमेरिका ने कहा कि हम ये तो यूनिलैटरल अटैक है, हमें तो पता ही नहीं था कि अटैक कर दिया। आपको याद होगा मार्को रूबियो का यही बयान आया था। सो इसराइल इंस्टिगेट करना चाह रहा है जंग, अमेरिका उस जंग में से निकलना चाह रहा है, ईरान भी नहीं चाहता कि वो जंग लड़े। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक प्रो वॉर एक एंटी वॉर, अमेरिका के अंदर भी मिडिल ईस्ट के अंदर भी। तो वो फोर्सेस की आपस में जंग है। एक फोर्स चाहती है कि जंग हो, एक चाहती है कि जंग ना हो। और पाकिस्तान इसके अंदर, पाकिस्तान का बहुत अहम और कलीदी किरदार है। पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान प्रो पीस जो वॉइस है उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है कि आप अमन की बात करके, दुश्मन को डिटर करके, रीजनल स्टेबिलिटी लाके भी दुनिया के हीरो बन सकते हैं, जिस तरह मार्का हक के बाद पाकिस्तान बने। सो आपने उसी तरह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप या पीस की बातें कर रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं। पहले उसने ईरान इसराइल की जंग रुकवाई, अब वो गाजा की जंग रुकवाने की बात करे। तो अमेरिका तो चाहता है कि मजीद जंगे इसराइल मजीद जंगे ना करे और अमेरिका उन जंगों में इसराइल का आलाकार ना बने। लेकिन इसराइल में एक फैशिस्ट, एक पागल की हुकूमत है जिसका नाम नेतन्याहू है, और उसके फैशिज्म का, उसके पागलपन का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चीफ रेबा है इसराइल का, उसने नेतन्याहू को कहा कि तुम आखिरी वजीर आजम हो, तुम्हारे बाद हमारा मसीहा आएगा जिसको हम दज्जाल कहते हैं। सो वो ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इसराइल में छपा है, जेरूसलम पोस्ट में छपा है। तो आप इन फैशिस्ट्स के साथ डील कर रहे हैं जो जहनी तौर पे मफलूज हैं और जो सिर्फ जेनोसिडल हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन है वो ये है कि ईरान जंग नहीं चाहता, अमेरिका जंग नहीं चाहता, इसराइल जो है वो खित्ते में जंग करवाना चाहता है। अब आगे देखना है हालात किस तरीके से अनफोल्ड होंगे। ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि अमेरिका इसराइल के पीछे से अपने आप को पुल आउट कर रहा है। और आपने देखा पहली दफा अमेरिका की तारीख में ऐसे हुआ है कि अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं बिल क्लिंटन, उन्होंने नाम लेके कहा कि ये जो जंग हो रही है ईरान इसराइल की, ये नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, और नेतन्याहू हमेशा से इक्तदार में, और ये चाहता है हमेशा इक्तदार में रहे। तो ये बहुत चेंज हो गया है पॉलिसी डिस्कोर्स। अजय अहमद भाई, अभी आपने जैसे खुद जिक्र किया गजा का कि अमेरिका वहाँ भी अब जंग नहीं चाहता, तो एक ये जो अब्राहम
एकॉर्ड वाली बात चल रही है और उसमें हो रहा है कि अरब ममालिक जो हैं वो गज़ा का कंट्रोल संभाल लें, तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि पाकिस्तानी फ़ौज भी अरब ममालिक में बहुत सारी जगहों पे अपने फ़राइज़ अंजाम देती है, तो क्या ऐसा सिनेरियो को बनेगा कि जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी वहाँ कोई अपना किरदार अदा कर सकती है? जी देखें इमरान भाई, अभी तो उसमें 1-1.5 हफ्ता है इब्राहिम अकॉर्ड्स की, और वो जो सारी जो सीज फायर एग्रीमेंट है, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ और बातें हो रही हैं, अभी कंक्लूसिवली कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। अब उस ड्राफ्ट सामने आने से पहले जो भी हम बात करेंगे वो स्पेकुलेटिव होगी। सो पाकिस्तान हैज ऑलवेज मेड श्योर कि पाकिस्तान के देखिए इंटरेस्ट में क्या है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये कि इस खत्ते में पीस आए। पाकिस्तान ने अमन के लिए अपनी बका, अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में डाली कि जब भारत ने पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और जारियत की, तो पाकिस्तान ने इस पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए भारत को डिटर किया। सिर्फ पाकिस्तान का तो मसला नहीं था, भारत तो एक्सपैंड करके बांग्लादेश पे भी कब्जा करना चाहता है, नेपाल पे भी चाहता है, चाइना पे भी करना चाहता है, म्यांमार पे भी करना चाहता है, भूटान पे भी करना चाहता है। सो पाकिस्तान ने खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए मार्का हक और ऑपरेशन बनियान महसूस किया। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो वेस्टर्न साइड है, अफगानिस्तान में भी अमन आए तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ईरान में भी अमन आए तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मिडिल ईस्ट में अमन आए तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। तो पाकिस्तान बहुत क्लियर है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है हमारी इस बात पे कि ये अब जो महाजाराइयां हो रही हैं, जो दुनिया में कैंप्स बन रहे हैं, हंटिंगटन ने 92 में जिसका इशारा दिया था कि आने वाले दौर में दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी, एक प्रो वॉर होंगे और एक एंटी वॉर होंगे, प्रो पीस होंगे। सो पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान अमन की जो आवाज है और प्रो पीस जो गैंग्स हैं या ग्रुप्स हैं उनके साथ खड़ा है। जो प्रो वॉर गैंग्स हैं और ये जो गैंगस्टर बने हुए हैं, ये जो इसराइल और इंडिया है, पाकिस्तान इनके खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान अपनी पूरी जो काबिलियत और सलाहियत के साथ इनका मुकाबला करेगा और पूरी दुनिया के अंदर मेक श्योर करेगा कि पाकिस्तान इमर्ज करता है एज अ वॉइस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अच्छा अहमद साहब, यहाँ ये भी सवाल है, जैसे आपने खुद फरमाया कि ये जो प्रो वॉर हैं, गैंगस्टर बने हुए हैं इसराइल और इंडिया, इनका जो नेक्सस है, तो क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जिस तरह से फाशिस्ट मोदी पागल हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में कोई ख़तरा है इस तरह का कि इंडिया दोबारा को इस तरह की हरकत करे? जी यकीनन ऐसा ही होगा। इनकी जो तैयारियां, जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं, आप अगले 1-2 माह 3 माह ये बड़े सेंसिटिव हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली अगस्त सितंबर के मंथ्स। और अभी इनकी जो तैयारियां, जिस तरीके से वेपन प्रोक्योर कर रहा है इंडिया, जिस तरीके से ये बावले हुए हैं, हथियार पे हथियार लेते चले जा रहे हैं, ड्रोन्स इन्होंने इसराइल से मजीद लिए हैं, और जिस तरीके का इनका पॉलिटिकल रिटोरिक है, जो सियासी बयानियां इनका चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी तो ये आगाज हुआ है और हम दोबारा अगला अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, और ये कंटिन्यूड रहेगा प्रोसेस। और दूसरा, इंडिया को जिस तरह से पूरी दुनिया में जिल्लत उठानी पड़ी है, और उसकी फौज जो है, जो वो अपने आप को पोर्ट्रे करता था एक मिलिट्री माइट के तौर पे, और ये शो करता था कि मैं चाइना को भी कंटेन करूंगा और पाकिस्तान को भी तबाह करूंगा, इंडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। और इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है, उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने दोबारा वापस अपनी खोई हुई इज्जत कमानी है तो उसका एक ही रास्ता, और वो है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी के जो गले के इर्द गिर्द फंदा है, जो बीजेपी वालों ने ही डाला हुआ है, वो मजीद टाइट होता चला जा रहा है। मोदी के खिलाफ कू है। सुब्रमण्यम स्वामी खुल के अब मोदी के खिलाफ एक बगावत कर रहा है कि मोदी ने पाकिस्तान के अभी तक टुकड़े नहीं किए और हमें योगी आदित्यनाथ को लेके आना है कि जो कि पाकिस्तान को तोड़े। तो वो माइंडसेट जो है, वो जो फैशिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट है, जिनको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है, वो दे आर इचिंग फॉर अ वॉर, एंड इट इज हाईली लाइकली कि अगले आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर कोई मिस एडवेंचर इंडिया कर सकता है। और ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि वो जो वेपन्स खरीद रहे हैं और जितनी तेजी से खरीद रहे हैं, जो पूरी दुनिया को वो डेडलाइंस दे रहे हैं कि हमें 30 दिन में इतने हथियार चाहिए, हमें 45 दिन में इतने हथियार चाहिए, ये जो सारा कुछ वो कर रहे हैं, ये एक क्लियर टाइमलाइन की तरफ इशारा कर। बहुत बहुत शुक्रिया।